एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए आज जो है एसएसटी जो कि सोशल साइंस के आपके 60 नंबर के क्वेश्चंस है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं कल से। जिसने वो क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वो देख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएंगे तो आपको सारे क्लासेस के लिंक वगैरह मिलते रहेंगे। तो देखिए इसमें 60 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी एक बड़ा नंबर होता है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। तो हम हर दिन जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करेंगे तो वो आपको याद भी हो जाएगा। कुछ बीच में मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें भी बताती रहूँगी जो कि मुझे उस टाइम पे काम आया था जब मैंने अपना एसएसटी का जो है तैयारी स्टार्ट किया था तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है 31 क्वेश्चंस। तो देखिए 31 क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस यहाँ पर आपको इंग्लिश भी दिख रहा है, यहाँ पर हिंदी। तो जिसे भी लैंग्वेज में कोई भी दिक्कत आए तो आप जो है यहाँ देख सकते हैं आराम से। तो क्वेश्चन है कि एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। अब देखिए इससे क्या होगा कि नहीं वाला पूछा है तो इसका मतलब बाकी के जो 3 ऑप्शंस होंगे वो एथेनियन लोकतंत्र से संबंधित होगा। तो आपको क्या करना है, अपने कॉपी में या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि एथेनियन लोकतंत्र, उसके सामने जो जो उसकी विशेषताएं हैं वो लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में इसी में से घुमा फिरा के पूछेगा। और अगर आपको 3 भी पता है तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक एक ऑप्शन, क्योंकि इसमें नहीं वाला पूछा है। तो पहला है कि 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो ये तो गलत है कि जो 30 से अधिक उम्र के जो लोग हैं, जो पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, उनको पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ऐसी कोई बात नहीं है एथेनियन लोकतंत्र में। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। अब बाकी के देखते हैं। दूसरा देखिए, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। यस, दिस इज राइट, एथेनियन लोकतंत्र में ऐसा लिखा हुआ है। तीसरा देखिए, मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता था तो उसमें सभी जो सिटीजन्स हैं वहाँ के वो सब प्रेजेंट रहते थे। ऐसा यस एकदम सही है ये। एंड 4 देखिए, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। मतलब वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होता था किसी भी पोजीशंस के लिए वो किसके थ्रू होती थी, लॉटरी के थ्रू। तो अब ये देखिए ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इन तीनों को आप नोट कर लीजिए। आपका शॉर्ट नोट्स ऐसे ही तैयार होगा। और इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना साथ साथ में कंटेंट भी आपको ऐसे ही तैयार करना है। अब ये देखिए 32 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज समुद्रगुप्त पॉलिसी स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ। मतलब जो गुप्त हैं उनकी जो निम्नलिखित में से इसमें से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समुद्रगुप्त से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन से ऐसे शासक हैं जिनका जो चित्र है बनाया गया है सिक्के पे वीणा बजाते हुए, तो वो थे समुद्रगुप्त। तो ये भी याद रखिएगा, वीणा बजाते हुए जो है किसकी चित्र अंकित है, समुद्रगुप्त की। तो चलिए हम देखते हैं कि दक्षिणापथ शासकों के लिए कौन सी है इसमें से नीति। पहला देखिए, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का जो है अंग बनाया गया। तो क्या ये राइट है, दक्षिणापथ के जो शासक हैं उनको उखाड़ फेंका गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमको इसमें सही चीज़ बतानी है। तो ये तो गलत है, ये इसके बारे में गलत है। दूसरा देखिए, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता जो है स्वीकार की, मतलब दक्षिणापथ के जो शासक है वो, और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ये भी गलत है। तीसरा देखिए, वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। ये भी नहीं है। एंड 4 देखिए, इन्होंने हार स्वीकार की, मतलब दक्षिणापथ शासक जो है उन्होंने हार जो है स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसा जो कौन से ऐसे शासक हैं जिन्हें दोबारा से जो है शासन करने की अनुमति दिया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा, तो वो हैं दक्षिणापथ शासक। तो दक्षिणापथ शासक के बारे जो है पॉइंट करके ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है कई बार ये ऑप्शन से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस बना हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। अब ये देखिए, मैं एक बार अगर आप इसको दिखाना चाहूँ तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ये ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें से 4 है तो कम से कम 2 आपको पॉइंट याद ही होना चाहिए, तभी जाकर आप ये नीचे का मिलान कर सकेंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर ए का जो है 4 होगा तो हम ऑप्शन से देख के एलिमिनेट कर सकते हैं।
तो ये और कोशिश ये कीजिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके आपको रटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिना रटे तो वैसे भी SST नहीं निकलता है। तो देखिए इसमें आपको मिलान करना है। किसका मिलान करना है? 8 फॉर्म का नॉमिनक्लेचर से, मतलब नामावली। ये जो है ये सारे वो क्या है? 8 फॉर्म है। तो आप बताइए कि इसका जो है नॉमिनक्लेचर जो है, नामावली जो है वो क्या होगा। तो चलिए हम पहला देखते हैं। कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, ये पूछा है। तो इसमें क्या होगा, इसका मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो है, जब भी आपको कहीं भी ऐसा दिखे तो याद रखिएगा, इसका होगा 4, ऑयल पेंटिंग। इसको क्या बोलते हैं? ऑयल पेंटिंग। जो ऑयल पेंटिंग होती है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो ये एक आप नोट करके याद कर लीजिए। अब दूसरा देखते हैं, बी देखिए, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा, अनछुआ दिखाया जाता था, ये ऐसी कौन सी चित्रकारी थी? तो वो थी नैनाभिराम। तो देखिए आपको एक याद रखना है कि नैनाभिराम में जो है ऐसी चित्रकारी की जाती थी जो कि भूदृश्यों को अनूठा और अनछुआ दिखाए, और एक ऐसी तस्वीर जो कि असली तस्वीरों जैसी जो है बनाने में सहायक होती थी, उसको बोलते हैं ऑयल पेंटिंग। तो ए का हो गया चौथा और बी का हो गया पहला। तो देखते हैं इसमें कहीं ऐसा ऑप्शन है। देखिए ए का चौथा तो केवल फर्स्ट में ही है, और यहीं से ये ऑप्शन राइट हो जाता है। और कई बार मैं सच बता रही हूँ, मैंने जब SST का पेपर दिया था तो उसमें 1-2 ऑप्शन के ही थ्रू जो है सारे ऑप्शन गलत हो जाते थे, और हमको अपना आराम से सही जो है ऑप्शन मिल जाता था। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप चारों का मिलाइए, अगर आप एक भी जानते हैं तो उसी से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए ए का चौथा हो गया, बी का पहला। अब आपको सही आंसर मिल गया, फिर भी आप याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। सी देखिए, भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला, ये किससे है? इसको बोलते हैं पोर्ट्रेचर, मतलब रूप चित्रण। तो ये भी याद रखिएगा। एंड डी का तो जो बचा है वही होगा। तो डी का कौन सा होगा? ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, तो वो है इतिहास चित्रकला। ये तो काफ़ी इजी है कि इतिहास की बात की गई है इसमें, तो आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं, इतिहास चित्रकला। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, और ये जो 34 का क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, 1 लाइनर में नोट कर लीजिए, सूरत, मद्रास एंड कलकत्ता। इसका सही आंसर है कि जो 18वीं शताब्दी थी उसमें बम्बई हो गया, मद्रास एंड बंगाल जो था उसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक केंद्र था, मतलब उस टाइम पे कहाँ से व्यापार होता था, तो वो है सूरत, मद्रास एंड कलकत्ता। 35, और बौद्ध से आपको क्वेश्चंस जो है हमेशा पूछा जाएगा, तो बौद्ध जो है उससे याद रखिएगा सारी चीज़ें, उससे जो भी पूछा जाए, ताकि आप आंसर जो है हमेशा सही करें। एंड वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा, आपको क्लासेस जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए 35 देखते हैं। देखिए 35, अब ये ऐसे कथन वाले पूछेंगे कि आपको ए और बी पर जो है विचार करना है और सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है, ये सही है। या फिर बी, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिस्त्व में विश्वास समाहित हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये याद रखिएगा कि ये जो पहला है ये गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, कि उसमें कुछ ऐसे संकेत भी नहीं मिले हैं जिसमें मूर्तियां दिखाई गई हैं, तो मूर्तियों की बात नहीं किया गया है, याद रखिएगा बौद्ध धर्म में। बट हाँ, बी जो है कि जब महायान जो है बौद्ध जब आया तो उसके बाद से जो है ये बोधिस्त्व में लोगों का क्या हुआ? विश्वास समाहित हुआ। तो ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, और ये जो महलवारी चाहे रैयतवारी, इससे तो चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, रीट दें, यूपी टेट दें, चाहे आप सीटेट दें, हर एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है। और मैं आपको एक बार में एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो महलवारी है और रैयतवारी है, तो देखिए रैयतवारी का मतलब क्या है? किसान, मतलब किसानों के साथ जो है ये रैयतवारी जो है किसानों के साथ सीधा समझौता करते थे। और महलवारी किसको बोलते थे? जो गाँव का मुखिया होता है
हर गांव में एक मुखिया होता है, तो वो पूरे गांव का जो राजस्व है वो इकट्ठा करता था। तो महलवारी का संबंध गांव से, मतलब वो जो पूरे गांव का जो इकट्ठा करता था राजस्व वो था। और रैयतवारी, इसकी खोज जो है वो रीड मुनरो ने किया था और ये किसानों से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऐसे आप। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको एक जनरल आइडिया तो दे ही दिया है, तो अब हम जो है आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 36। पहले देखिए ए जो है, महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। अब आपको क्या करना है, महलवारी और रैयतवारी ये 2 पॉइंट नोट कर लेना, और जो उसमें मैं बताती जाऊँ वो उसको याद करने के लिए आप लिख लेना। अब बी देखिए, महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के लिए राजस्व को कंपनी अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ जो है सीधा समझौता किया जाता था। अब इसमें कौन सा राइट है, तो देखिए इसमें जो है ए और बी वो दोनों सही हैं, और दोनों जो है राजस्व व्यवस्था के बीच के अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ई, पहली बात तो ये दोनों सही हैं, तो हमको दोनों सही वाला ही जो है ऑप्शन को टिक करना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि केवल ए केवल बी, ये तो होगा नहीं। और इसमें बोल रहा है कि ना तो, चौथा देखिए, ना तो ए ना ही बी, ये गलत है क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। और ये जो है 37 वाला क्वेश्चन तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर ना रिपीट हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चाहे 2011 से लेके ऑफलाइन का पेपर हो या ऑनलाइन का शिफ्ट हो, सब में रिपीट हुआ है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। 37, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, और ये इसका राइट आंसर है दरगाह, क्योंकि इसमें कई बार जो है लोग ईदगाह कर देते हैं, खानकाह कर देते हैं, बट वो उनको दरगाह नहीं पता होता है क्योंकि वो कभी याद नहीं किए होते हैं। तो इसका है दरगाह, याद रखिएगा। 38, विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। और ये विशिष्ट है, मैं आपको इसको याद इसलिए कराती हूँ क्योंकि जब मैंने अपना एग्जाम की तैयारी किया था तो उस टाइम पे ये बार बार ये पेपर में जब भी करती थी तो उसमें क्वेश्चंस बहुत आते थे, और मेरा हर बार जो है कभी मैं शंकराचार्य द्वारा ऑप्शन में लिखा आता था तो कभी वो टिक करती थी। बट इसका राइट आंसर मैंने क्या किया कि विशिष्ट द्वैत। देखिए विशिष्ट द्वैत, तो इसका सही आंसर है रामानुज। और मैंने इसको राम से याद किया था कि राम जी जो थे उनके अंदर बहुत विशिष्ट जो है वो क्वालिटी थी, और ये मैंने इसलिए याद किया था ट्रिक, ताकि मुझे बस कैसे भी करके क्वेश्चंस गलत नहीं करने थे। तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं, अदरवाइज इतने सारे नाम आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में रामानुज द्वारा प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। 38 भी हो गया। अब देखिए 39, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर आपको विचार करना है, एंड राइट आंसर का चयन कीजिए, सही उत्तर का। तो चलिए देखते हैं ए और बी में क्या लिखा हुआ है। पहला है कि 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत, इस मतलब दीवानी अदालत के संबंध में ये बात है, तो दीवानी अदालत करके आप नोट कर लेना। ए है कि यह एक फौजदारी अदालत थी, ऐसा है, या फिर बी यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो इसमें से क्या चीज़ जो है वो सही होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो दीवानी अदालत था वो एक फौजदारी अदालत नहीं थी। ये आपको हम पता होना चाहिए कि वो एक फौजदारी अदालत नहीं थी। एंड बी है कि यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। यस ना, क्योंकि फौजदारी अदालत की अध्यक्षता में नहीं चलता था, ये यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ए गलत है और बी सही है। तो हमेशा याद रखना ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया है। और आज चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए आप पूरे दिन कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो रात में अगर आपने 10 से 15 मिनट भी निकाल के हर दिन अगर इस एसएसटी की क्लास को देख ली, तो आप सोचो आपके 1 महीने में कितने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, पूरा क्वेश्चंस कीजिए। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखिए 40, गैरिसन नगर से अभिप्राय है, मतलब जो गैरिसन टाउन है रिफर्स टू, इसका क्या मतलब है ये बताना है। तो पहला देखते हैं, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करता है, मतलब जो गुड्स वगैरह जो सप्लाई होते हैं उसकी बात हो रहा है। कि लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी दैट सप्लाइज गुड्स टू इट, कि क्या ये सप्लाई वगैरह जो है
जो गुड्स वगैरह मतलब सामान वगैरह जो है वो सप्लाई करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखिए, किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, मतलब अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। और मैंने डायरेक्ट क्या किया था, गैरिसन लिख के उसके सामने ये जो इंग्लिश वाली लाइन है इसी को मैंने नोट कर लिया था, याद कर लिया था, और ये पेपर में पूछा भी हुआ था। तो हमेशा याद रखिए, जो गैरिसन का मतलब क्या होता है कि किला बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, और यही जो है ऑप्शन 2 इज राइट। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और ऐसे ही हर दिन मैं एसएसटी की क्लास जो है वो लेकर आऊँगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ़ायदा हो। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सीटेट बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।